अभी पिछले कुछ दिनों से एक सेक्शन बचा हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट की मार से, वो था हमारे किसानों की जो आमदनी होती थी और है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। बाकी बिजनेसमैन, पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो भी नॉन बीजेपी संस्थाएं हैं, उनको तो सताने का भरपूर ईडी के ज़रिए, इनकम टैक्स के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए ये सरकार लगातार तंग करती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है। कई सैकड़ों उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि वातावरण नहीं है देश में उद्योग चलाने का, बिजनेस करने का। लेकिन किसान बचे हुए थे। बीजेपी के आतंक से। लेकिन अब जो बीजेपी के अंदर जो उनके किसान विरोधी या किसान विरोधी सोच थी, अंदर ही अंदर थी, क्योंकि किसान बीजेपी हमेशा कैपिटलिज्म को प्रमोट करता आया है। अब वो किसान विरोधी जो मन में इनकी बात थी, दिल में बात थी, अब वो मुंह पे आ गई है, जबान पे आ गई है। और वो शुरुआत उसकी वातावरण बनाने के लिए हमेशा बीजेपी की सरकार का हमने पिछले 3 साल से देखा, किसी न किसी संस्था के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा या जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति हो या संस्था हो या ब्यूरोक्रेसी में कोई हो, उससे वो शुरुआत कराते हैं और बाद में उसको पकड़ लेते हैं। और वो शुरुआत करने वाले इनके नजदीकी लोग होते हैं। कई बीजेपी ने किसान विरोधी निर्णय इन 3 सालों में लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो चुनाव लड़ रहे थे 2014 का और कैंपेन अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे, और चीज़ों के अलावा जो बाद में वो वादे सब झूठे साबित हुए, एक और बड़ा वादा किसानों के साथ किया था। उन्होंने कहा था कि किसानों की जो लागत आती है अनाज पैदा करने में, उतना पूरा पैसा उनको दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाएगी, और उस पे 50% और दिया जाएगा प्रॉफिट की शक्ल में। लेकिन सत्ता में आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी उसका उल्लेख नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, विधानसभाओं के अंदर, विधानसभाओं के बाहर, पब्लिक मीटिंग के द्वारा सभी राजनीतिक दलों ने माननीय प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री दूर से ही बच के निकले। इस पर कभी अभी 3 साल से वापस नहीं आ रहे। और उसके साथ ही जो इंपोर्ट ड्यूटी थी गेहूं पर, वो भी कुछ लोगों को, कुछ साथियों को खुश करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी उठाई। यहाँ हमारे गेहूं बहुत पैदा होता था, अब इंपोर्ट ड्यूटी
उठाने से उसका यहाँ के किसानों पर बहुत उससे नुकसान हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि भाई टैक्स किसानों की आमदनी पर लगाना चाहिए। नीति आयोग, जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष और उसके मेंबर जो गवर्नमेंट के आदमी होते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दर्जा होता, श्री विवेक देवराय, वो कहते हैं कि किसानों की आमदनी टैक्स के घेरे में आनी चाहिए। अब उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि किसानों की आमदनी पर टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स लगाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है नीति आयोग के द्वारा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर, और इकोनॉमिक एडवाइजर जो प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक एडवाइजर, ये दोनों सरकारी है और प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। ये जब कहते हैं तो अंदाजा लगाइए, ये अपने आप से नहीं कहते हैं, ये सरकार से बुलवाए जा रहे हैं, एक वातावरण बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, रिएक्शन देखने के लिए कि देखो पानी में ज़रा हाथ डालो, ठंडा है, गर्म है, रिएक्शन कैसे होगा। ये सरकार के द्वारा किया जा रहा। कई अरसे से हम बात कर रहे हैं कि किसानों का लोन माफ होना चाहिए। किसान कर्जे में डूबे हुए हैं भारत के। आत्महत्याएं कितनी हो रही हैं, हजारों की तादाद में। सूखा कई राज्यों में, तमिलनाडु के कई लोग कई महीने से यहां दिल्ली में पड़े हुए हैं, वहां भयंकर सूखा है। कर्नाटक के सभी डिस्ट्रिक्टों में सूखा है, तीसरा चौथा साल है। इधर इससे पहले महाराष्ट्र और यूपी और पंजाब वगैरह में हमने देखा कितनी आत्महत्याएं हुई, किसानों ने की। और जब हम सरकार से बात करते हैं कर्जा माफ करने की, जिस तरह से यूपीए गवर्नमेंट ने यूपीए 1 में हमने 72,000 करोड़ किसानों का माफ़ किया था और कर्जे से उनके बैंकों से उनकी मुक्ति हुई थी, छूट मिली थी, जो उनको तंग करते थे, जिसके डर की वजह से वो सुसाइड करते थे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा कि फार्म लोन जो है, वेवरशिप जो है, कर्जा माफ़ करना एक बैड आइडिया है। तो उसका मतलब है कि वो हजारों और लाखों किसान जो 130 करोड़ जनता को पालते हैं, भारत की जनता को, 130 करोड़ जनता के लिए अनाज पैदा करते हैं, जो एक्सपोर्ट हम बाहर करते हैं, उनको जिंदा रखना, उनका कर्जा माफ करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के लिए बैड आइडिया है। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए गुड आइडिया है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, करोड़पति, उनके पास जो बकाया है 12 लाख हजार करोड़, तो बड़े पूंजीपतियों को कर्जा देना, क्योंकि उसमें 2% मिलता है, वो बहुत बड़ा आइडिया है, गुड आइडिया है। लेकिन किसान जो कुछ नहीं देता है, अनाज के बगैर रिश्वत नहीं देता है, उनका कर्जा माफ करना इज ए बैड आइडिया। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उसने भी इसी तर्ज पर कहा था ऑलमोस्ट कि ये बैड आइडिया। तो इससे सरकार, वो भी सरकारी है, तो सरकार के जितने भी अंग हैं वो किसानों को दबाने के लिए, मारने के लिए, कमजोर करने के लिए, पीटने के लिए, जो भी इनके अंदर अंग है वो किसानों को पीटने और मारने और कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वो इनके इकोनॉमिक एडवाइजर्स हों, वो नीति आयोग हो, वो बैंक्स हों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हों, या सरकार स्वयं
भारतीय जनता पार्टी की हो, ये किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। इससे पहले नीति आयोग में जो एजेंडा रखा गया था उसमें भी चर्चा हुई कि गैर कृषि उत्पाद पर कितना टैक्स लगाया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या यह अंदाज़ा है कि इनकी सत्ता में आने के बाद किसानों को कितना इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। टैक्स खाली इनकम टैक्स की सूरत में होने होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे हमारे वक्त में 2014 मई में फी लीटर डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे पर लीटर टैक्स लगता था, और आज बीजेपी की सरकार में 3 साल के बाद ही एग्जैक्ट, आज मई अभी आया नहीं है, 2-3 दिन में आने वाला है, एग्जैक्ट 3 साल में 3 रुपये 56 पैसे पर लीटर पर जो टैक्स लगता था वो अब 17 रुपये 33 पैसे बढ़ा टैक्स। तकरीबन 12 से ज़्यादा, 12-13 बल्कि 14 रुपये, ये भी तो टैक्स। डीजल किसान के लिए सबसे ज़्यादा इनपुट, जितना उसके लिए बीज डालना है, बाकी ज़्यादा है, उतना ही उसको ट्रैक्टर चलाने के लिए और ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए जो लगता है डीजल, सबसे बड़ा इनपुट जो है किसान के लिए डीजल है। और उसमें इतनी वृद्धि 380% बढ़ गया है इनडायरेक्ट टैक्स किसान का सिर्फ 3 साल में। इतना अगर इसका एक चौथाई भी हमारे वक्त में बड़ा हो गया होता तो बीजेपी ने तमाम बर्तन हिंदुस्तान के तोड़ दिए होते। हमारे वक्त में 2% बढ़ जाता था, 1%, सब अपोजिशन के हमारे लीडर्स उस वक्त के लोकसभा, राज्यसभा और मंत्री लेकर थालियां बजाते थे। लेकिन हम लोग शरीफ हैं, कांग्रेस वाले, और लोग सह रहे हैं। वैट की शक्ल में किसान टैक्स देता है। मध्य प्रदेश में 30.5 रुपये वैट है। गुजरात में तकरीबन 29 रुपये है, 29% है। चंडीगढ़ में 27.14% है, और छत्तीसगढ़ में, ये बीजेपी की सरकारों में सबसे ज़्यादा वैट है। ये एक्साइज ड्यूटी और डीजल की वजह से भी, एक्साइज ड्यूटी की ये भी एक टैक्स की ही शक्ल है। जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, इसकी वजह से किसानों की कमर आज टूट गई है। हमने बार बार कहा कि आपको कच्चा तेल बहुत सस्ते दामों पे मिलता है, इसको ट्रांसफ़र करिए पब्लिक में। लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने के बजाय जो एक्साइज ड्यूटी की वजह से इतना पैसा जमा होता है, उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता है। मैं प्रधानमंत्री जी से और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि आप सपोर्ट प्राइस तो देते नहीं हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप बल्कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी देने का जो था उसको भी बंद करने की सोच रहे हो, और पूरे ड्रॉट के घेरे में पूरा हिंदुस्तान है, खास करके दक्षिण के राज्य हैं। और 2015 में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड है, उसके अनुसार 2015 में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की। तो एक तरफ से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, आप उनको
मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे नहीं रहे हैं। आप उनको एक्साइज ड्यूटी डीजल पे लगाए जा रहे हैं, 380% आप एक्साइज ड्यूटी उनको 3 साल में डीजल पे लगा रहे हैं, जो सबसे बड़ा इनपुट है। और उसके बाद जो गुजारा कर रहे हैं थोड़ा बहुत किसान, अब उस पे भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह के टैक्स का डट के मुकाबला करेगी, विरोध करेगी, पार्लियामेंट के अंदर करेगी, पार्लियामेंट के बाहर करेगी, विधानसभाओं में करेगी, विधानसभाओं के बाहर करेगी, और एक पब्लिक मूवमेंट, एक किसानों की मूवमेंट पूरे देश में खड़ी करेगी अगर कभी दोबारा इस सरकार ने किसानों पर टैक्स लगाने की बाद भी, इनकम टैक्स लगाने की बात भी सोची। अरे इस विषय से संबंधित कोई किसानों को बताऊंगा, न इसको रोटी देना, न चावल देना, न दाल देना। किसानों के बाद तो बारिश में कुछ सहानुभूति दिखाओ। After his clarification, how come there have been 2 statements? ये है कि तुम ये स्टेटमेंट दे दो, हम ये स्टेटमेंट, but we have seen on earlier occasion also such statements and then contradictions, and ultimately whatever they contradicted, that ultimately happened. So for such statements from BJP are not new. We know how they opposed GST and then they became the champion of the GST. We know number of acts and acts which we wanted to brought in, which we wanted to pass. They opposed tooth and nail, and then the BJP government became the champion of those, legislations. अब ये थाली बजाने वाला और थाली बजाएं, हम तो थाली बजाने वाले हैं नहीं। हाँ, उठाया। अब हम जगाने की कोशिश करते हैं, जाग जाएं, जागो, जितना इनको वोट दोगे उतने ये पीटेंगे। हमारा काम है लोगों को सतर्क करना, लोगों को जगाना। अब नहीं जागेंगे तो हम जगाने का हमेशा प्रयास करेंगे। चलो, थैंक यू। मैं उसको हिंदी में बताऊंगा क्योंकि ट्रिपल तलाक ज़्यादा अंग्रेजी वालों का नहीं है। तो ट्रिपल तलाक के बारे में 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसको पॉलिटिसाइज न करें। एम आई राइट? ये कहा ना, पॉलिटिसाइज न करें। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सबसे बड़े चैंपियन है पॉलिटिसाइज कर दे के। ही इज द चैंपियन, सबसे बड़े चैंपियन। शुरुआत उन्होंने की, और ये कहना पॉलिटिसाइज मत करो, ये इटसेल्फ इज ए पॉलिटिसाइजिंग। क्या अभी भूल मत जाना, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। और पॉलिटिसाइज कौन करता है? कभी एआईडीएमके से आपने कोई बात सुनी, डीएमके से बात आपने सुनी, आपने बीजेडी से कोई बात सुनी, आपने जेडीयू से कोई बात सुनी, आज ने समाजवादी पार्टी से आपने कोई बात सुनी, बीएसपी के किसी लीडर से बात सुनी, कांग्रेस के किसी लीडर से बात सुनी, टीएमसी के किसी लीडर से सुनी। हिंदुस्तान में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक लीडर का नाम दे दो जिसने इनिशिएट किया हो। 24 घंटे बीजेपी के लीडर माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और आरएसएस के वर्कर तक, प्रचारक तक
ये एजेंडा इलेक्शन और इलेक्शन से पहले सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का पॉलिटिसाइजेशन हुआ। अगर दूसरी कोई पार्टी बोलती है तो ओनली इन रिस्पॉन्स टू दैट, लेकिन सो मोटो मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से सुना नहीं। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बाकियों को नसीहत न दें, अपने आप पे कंट्रोल करके और अपनी पार्टी पर कंट्रोल करेंगे तो कोई। नंबर 1 उनका जवाब। नंबर 2, कोई भी मुसलमान जो कुरान के हिसाब से तलाक है उस पे सब यकीन रखते हैं, लेकिन ये चलते फिरते कोई तलाक 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 कहता है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई मुसलमान उसको अच्छा मानता है और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो शरीयत के भी खिलाफ है, कुरान के भी खिलाफ है, इस्लाम के भी खिलाफ है। तो जो बीजेपी ही पॉलिटिसाइज करती है कि ट्रिपल तलाक, सो ट्रिपल तलाक को उस तरीके से जैसे बीजेपी पेश करती है कि कोई आदमी ट्रिपल, तो वो है ही नहीं, वो गैर कानूनी है, वो स्टैंड नहीं करेगी, न धर्म में कहीं स्टैंड करेगी, न कुरान में कहीं से करेगी, न लीगल करेगी, न रिलीजियस, क्योंकि ये तलाक है ही नहीं कुरान के हिसाब से। वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, तो मेरे ख्याल में उस प्रोसेस को किसी ने समझा ही नहीं। तो इसलिए कोई भी मुसलमान ये चलते फिरते कोई तलाक कहेगा नहीं। यस, कुरान के मुताबिक है और कुरान में उसमें डिटेल लिखा गया है कैसे होना चाहिए, उसमें पूरी अपॉर्चुनिटी है, उसमें टाइम निर्धारित किया है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेकंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड अपॉर्चुनिटी, और उसमें समय निर्धारित किया है। ये ऐसे नहीं है कि आप चलते फिरते करो। हाँ, तीसरी चीज ये बताना चाहता हूं कि समाज में एक अपने आप से हजारों सालों से हमारा देश बन रहा है। हमारे देश में भी कई धर्मों, एक जमाने में हम किताबों में पढ़ते हैं सती होता था, पति मर जाता था हमारे हिंदू भाइयों में, वो खत्म हो गया। हिंदू भाइयों में पति मर जाता था, दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। तो ये हर धर्म एक बड़ा, जैसे हिंदू धर्म 5000 के एक बड़े ट्रांजिशन से निकला, समाज में जो बित्तें आती थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें तब्दीली आ गई। इस्लाम जब से शुरू हुआ उसमें कई इंटरप्रिटेशनें लोगों ने निकाली जो शायद मज़हब के हिसाब से नहीं थी, कुरान के हिसाब से नहीं थी, उसमें तब्दीलियां आ गई। तो एक प्रोसेस चल रहा है, एक थिंकिंग चल रही है, पढ़े लिखे लोगों ने क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो एक हमारा जो समाज है, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, कोई क्रिश्चियनिटी हो, उसमें जितना समय जाएगा उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लोग रखते हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं हैं वो फेज आउट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में भी जो असली चीज़ है जो कुरान के मुताबिक है वो रहेगी, लेकिन जो किसी मौलवी ने खुद बनाई है, मुल्ला बने हैं, वो नहीं रहेंगी। तो एक जब समाज जिस पे ऑलरेडी चर्चा कर रही है, कोर्ट के विचाराधीन है, तो भारतीय जनता पार्टी को खामखा में मुस्लिम औरत और मुस्लिम पति के बीच में ये नया वोट बैंक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। Now let me tell you, whatever commission it may be, all these commissions or these inquiries are the political vendetta of the worst order. Worst order. Never before Congress party has been in government for decades together. The Congress party has never victimized its opponents, or for that matter even supporters of the
Bharatiya Janata Party leaders. We knew which businessman is the supporter and funder of the BJP, who is funding. But the Congress party never raided those parties, never stopped, came in the way of their business. They prospered. We know right from the beginning that BJP right from independence was being funded by some business houses. Let the BJP give one example that their supporters were harassed right from Pandit Jawaharlal Nehru's time to now. Let them give then one example, their one BJP leader, even for that matter they were for 6 years in power and immediately after that we came into power. Let them. We had proof of number of leaders. We had proof of their kins also. But we never harassed them. So this BJP is playing the worst, as I said, worst political vendetta in the history of Indian politics. Mr. Azad, will the Congress support and Well, we will, whatever is legally possible, we will definitely fight. At least in this justice, in this our country, at least the judges are doing the justice. you will fight for Robert Wada also? Oh, whatever is possible, everybody is fighting his case. Where is the you? We are not a government. So it's not a government, is not going to fight. Everybody, we are all individuals at the moment. So we are not. Just a connected question, sir. Do you think Pranab Gandhi Vatra has also been dragged into this entire matter? This is what I am saying. What I am saying, that this is the political vendetta of the worst order. Worst order. This is the limit. I cannot believe that such a minority government can go so low, so low. सर, चंडीगढ़ में कहा कि हमारी सरकार ने कोई रिपोर्ट लीक नहीं की है, हम बिल्कुल इस पर भरोसा नहीं करते हैं। क्या कहेंगे सर? और सर दूसरी बात की सरकार ने जब उनके ही अगर परिवार के बिजनेसमैन करूंगा, मैं नहीं कहना चाहता, इतना कमरा भर के आएगा। सर चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। उसके बाद ढींगरा कमीशन बनी और ढींगरा कमीशन ने अगर रिपोर्ट दिया मैंने कहा ये सब कमीशन बनवाए गए हैं, सब कमीशन रिपोर्ट लिखी जाती है, खुद ही करते हैं, खुद ही रिपोर्टें बतानी हैं। व्हाट आर दी अजॉल्ट कमीशन? इट्स जस्ट टू हैरास। चलो भाई, आप बहुत पुरानी चले गए, आपको आज के पेपर पढ़ने चाहें, आप आउट ऑफ डेट हो गए हैं, आउटडेटेड है न्यूज़ आपकी। मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का और दूसरे 2 जजेस का। सुना ना, वो जज ये होना चाहे था, दैट इज़ द करंट। तो जज का चलो मैं सोमोटो ही बताऊंगा अगर आपको वो सवाल नहीं पूछना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का और उनके 2 जजों का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया है और जो स्टोन पेल्टर्स को भी बताया है, मैं उसका स्वागत करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने कहा है कि टॉक्स करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टबन एटीट्यूड है उसकी भी मैं निंदा करता हूं। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट कहता है बातचीत करो और उसी में गवर्नमेंट का एडवोकेट कहता है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। स्टबन एटीट्यूड। और यही वादा करके जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने गवर्नमेंट लाई थी कि जो बहुत पेंडिंग है 60-70 साल से और कांग्रेस गवर्नमेंट इसका फैसला नहीं कर पाएगी, हम करेंगे। और आज कहता है हम किसी से बात नहीं करेंगे। असल में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बंदूक के बलबूते पे, गोली के बलबूते पे कश्मीर के लोगों को दबाना चाहती है, वो बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद गवर्नमेंट का वकील सुप्रीम कोर्ट को ही कहता है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत के बगैर आज दुनिया में, हम जब लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ,
अल्टीमेटली गांधी को जाना पड़ा। ठीक है, हमारा मामला अलग था, जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आपका किसानों का झगड़ा हुआ हरियाणा के साथ, गोलियां चलाई, लेकिन गोली से मल नहीं हुआ, 15 दिन के बाद बातचीत करना पड़ी। तो हर जगह आपका कहीं भी इंटरनल देश के अंदर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा हो, वहाँ के लोगों से बात करना हो, चाहे वो हरियाणा के जाट अहन भाई थे उनके साथ बात करना हो, जब किसानों की कोई झगड़ा करते हैं उनकी बात करना हो, तो जब उनसे बात करते हैं, जो भी हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, कश्मीर कोई दूसरा मुल्क नहीं है, कश्मीर हमारा अपना मुल्क है, तो आप अपने मुल्क के लोगों से बात नहीं करता। और पाकिस्तान के साथ कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो हमेशा बात होती थी। ये आप तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कितने प्रयास किए, खुद कितने मीटिंगें किए, इतने फॉरेन मिनिस्टर और के कितनी मीटिंगें हो गई, इनके एनएसए की कितनी मीटिंगें हुई, प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्रियों की कितनी मीटिंगें हुई। जब बात करनी थी तो फिर इतनी मीटिंगें क्यों की, फिर उनकी वो शादियां क्यों अटेंड करते थे, फिर वो बर्थडे पार्टीज क्यों अटेंड करते थे, वो शाल और आमों का आयात और निर्यात क्यों बीच में चल रहा था, दो घरों के बीच में, और आज बात नहीं करना चाहते। ये पॉलिटिकल मामले पॉलिटिकली ही सॉल्व होने चाहिए। ये स्टबन एटीट्यूड कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के किसी लीडर से बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम है, फिर प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर्स आपस में बात करते रहें 24 घंटे, और वहाँ लोग भी मरते जाएंगे। हमारे सिक्योरिटी, ये सिर्फ लोग ही नहीं मर रहे हैं, हमारे फौजी जवान कितने मरे, हज़ारों की तादाद में 20 साल में, अगर हज़ारों की तादाद में नौजवान मरे हैं कश्मीर के, तो हज़ारों की तादाद में फौज में मरे हैं। फौजी भी हमारे और लोग भी हमारे, लड़के भी हमारे। तो उसकी मुझे नहीं लगता, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, कुछ महीने के लिए ये कैंपेन इंचार्ज किसी और को बनाइए, तो भारत को जिसके लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, वो प्राइम मिनिस्टर का काम भी करें। आप पंचायत से लेकर और पार्लियामेंट तक सिर्फ 365 दिन सिर्फ प्रचार ही करते रहते, तो प्रधानमंत्री या तो फिर किसी को कार्रवाई प्रधानमंत्री बनाए, जो ये कश्मीर का मामला हो, नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, दूसरे मामले हैं उनके लिए जिसको समय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।